वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए आपके लिए मैं ले आया हूँ साइंस का सेक्शन वाइज टेस्ट। और देखिए साइंस का आपको पता है बहुत ज़्यादा रोल है पीसीएस के पेपर में, चाहे आर हो या होगा 20 से 25 सवाल आ ही रहे हैं हर बार, है ना। तो ये संख्या 20, 22, 18, 20 ऐसे ही रहती है, इससे कम नहीं। और ये सिर्फ साइंस है, साइंस एंड टेक नहीं पूछता है ना, जनरल साइंस जो है वो। उसके लिए आप देखो एससीएस के अगर सिर्फ ये टेस्ट क्विज इसके क्वेश्चन और पीवाईक्यूज अगर इतना साइंस के कर लेते हैं तो आप साइंस के सवाल मोस्टली सही कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। और आप ये टेस्ट हमारे परचेज कर सकते हैं इन नंबर पे कांटेक्ट करके। आपको यूपीपीसीएस के 55 शानदार टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला सवाल है कि किस पदार्थ का जो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के सापेक्ष सबसे अधिक सापेक्षिक घनत्व होता है, यानी रिलेटिव डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, किसकी? तो कैरोसिन, मरकरी, ग्लिसरीन या हाइड्रोजन। तो इसका सही सवाल क्या हो जाए, मतलब सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका मरकरी। क्या हो जाएगा आपका? मरकरी, ठीक है। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के सापेक्ष जो है सबसे ज़्यादा मरकरी की ही रिलेटिव डेंसिटी होती है, ठीक है। और सबसे कम इनमें से अगर पूछ लेता तो क्या बताते? कैरोसिन ऑयल, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन में सही विकल्प बताना है, इसमें से सही कौन सा होगा। कह रहा है WHO के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मनुष्य के कान के लिए 45 डेसिबल तक की तीव्रता जो है वो ठीक मानी गई है सुनने की। और साउंड इंटेंसिटी 75 डेसिबल अगर है तो वो मानव शरीर पर, मतलब मानव के कान पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और 80 से अधिक तीव्रता ध्वनि को शोर कहते हैं, क्या बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं अगर 80 डेसिबल से अधिक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा 75 जो है इज मोस्ट सूटेबल, मतलब 45 मोस्ट सूटेबल है, 75 नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और 80 को नॉइज़ बोलते हैं, ठीक है। अगला इसमें से सही पहचानना है कौन सा आपका सही होगा। 1 माइक्रोन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपको देखने को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपका पहला सही हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है, ये ठीक है। और अगर मीटर में पूछे तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें अगर तो वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो यह पहला सही है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सही बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही होगा? 1 फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम 10⁻⁻3 ग्राम, 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपके तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों साइंस को लाइटली मत लीजिएगा, जो एससीएस के टेस्ट में देगा मैं लिख के दे रहा हूँ, आप सारे सवाल आपसे फंसेंगे, है ना। तो प्लीज़ इसको हल्के मत लीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्स, इम्पल्स, पावर, मोमेंटम, है ना, इनके फॉर्मूले हैं। जैसे फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन, है ना, आवेग बल इंटू समय, यानी बल इंटू समय, फोर्स इंटू टाइम। शक्ति वर्क अपॉन टाइम, संवेग द्रव्यमान अपॉन या द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? चारों सही फॉर्मूले हैं ना, बचपन में पढ़े होंगे यार ये, है ना। स्कूल में कहते हो सर पढ़ाई कौन करता है यार। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा होगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वॉट होगी, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, है ना। इनमें से कौन सा आपका गलत है ये आपको पहचानना होगा। कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं होगा, फॉर्मूला बिल्कुल ये तीनों की यूनिट बिल्कुल सही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, गलत बताना है यहाँ पे भी आपको कौन सा गलत होगा। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्स में, रेजिस्टिविटी को मेजर करते हैं ओम स्क्वायर मीटर में कह रहा है, और लाइट ईयर जो है वो यूनिट होती है डिस्टेंस की, यानी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और 1 पार्सेक इक्वल होता है 3.262 लाइट ईयर के। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दूसरा जो है गलत है। रेजिस्टिविटी जो है इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है। ये गलत है, बाकी सही हो जाएंगे। चलो अगला है फैराड, वोल्ट, ओम, एम्पियर, है ना। कौन सा सही है बताना, मतलब जैसे फैराड धारिता का मात्रक यानी कैपेसिटेंस का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, विद्युत धारा का मात्रक ओम है भाई इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर जो है रेजिस्टेंस का मात्रक है यानी वैद्युत प्रतिरोध का। बहुत ही आसान है, कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ सिर्फ पहला और दूसरा सही है ना। फैराड जो है धारिता का मात्रक है और वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि ओम जो है ये रेजिस्टेंस का है, एम्पियर करंट का होता है, यानी पहला दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए अगला देख लेते हैं। सही बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कौन सा सही होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छे से इसको करेंगे आप तो हेल्प होगी आपको काफ़ी ज़्यादा। 1 मेगावाट बिजली के मापन की इकाई जो है बिजली उत्पादन केंद्रों में खपत होती है। यानी कह रहा मेगावाट क्या है भाई, तो अब मेगावाट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कंज्यूम इन द पावर जनरेशन सेंटर। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी विच हैज़ नो यूनिट, यानी विकृति एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और नॉट जो है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई होती है। नॉट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ शिप। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई, तो यहाँ पे 2 3 4 सही हो जाएंगे आपके बिल्कुल, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मेगावाट होता है इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, विच इज़ कंज्यूम नहीं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड, है ना भाई। मेगावाट जो उत्पादित की जाएगी, है ना, खपत थोड़ी उसकी होगी, तो जो कंज्यूम नहीं उत्पादन होगा जिसका। तो 2 3 4 सही हो जाएगा। अगला इसमें से सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे सही होगा। सोनार इज यूज्ड बाय नेविगेटर, यानी नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग होता है। सोनार इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन ओशियन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए होता है। और इंफ्रासोनिक वेव आर यूज्ड इन सोनार, सोनार में अवश्रवित तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला और दूसरा सही है। सोनार में क्योंकि इंफ्रासोनिक नहीं यूज़ करते हम लोग, अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं, है ना। अल्ट्रासोनिक जो होती हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी पराश्रव्य, हिंदी में बोले तो पराश्रव्य, है ना, याद रखिए। तो 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आप 2026-27 आपके लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए पड़ी है। पीसीएस का तो देखिए पेपर आई है ना। आरओ का इलाहाबाद वाला भी वैकेंसी ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। और पीसीएस जो यूपीपीएससी कराता है उसके आरओ की भी वैकेंसी फिर आएगी, आपकी जनवरी तक आ सकती है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई गई है, बीईओ की वैकेंसी आ ही गई है ना। और भी बहुत सारी चल रहे हैं। मतलब आप अगर 1 साल खुद को सीरियस समय दे दें, ज़्यादा इंडल्ज ना हो समाज में कि यार मुझे इसके बर्थडे में भी जाना है, मुझे दोस्त के साथ पार्टी भी करनी है, मुझे दोस्त के साथ चाय पे चर्चा भी करनी है ना, मुझे फूफा जी के साथ भी जाना है, मुझे मौसी के साथ भी जाना है, मुझे ससुराल जाना है शादीशुदा लोगों। तो थोड़ा सा सामाजिकता से बचिए। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा आइसोलेट हो जाओ, अपना जीवन ही जीना बंद कर दो भाई। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो नौकरी का क्या, है ना। जीवन जियो, पर एक चीज़ होती है बैलेंस बना के चलो। हर चीज़ में इतना ज़्यादा इंडल्ज मत हो दुनियादारी में। जहाँ आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है वहाँ पे रहो, जहाँ पे लगता है आपके बिना काम हो सकता है स्टे अवे। और ज़्यादा दोस्ती यारी, बहुत सारे दोस्त हैं, झुंड आपका, तो आप बर्बाद हैं। 1-2 दोस्त बनाइए, जो वो भी ऐसे होने चाहिए जो आपका साथ दें, आपका सपोर्ट करें, उसी फील्ड से रिलेटेड हो। नहीं उस फील्ड से रिलेटेड है तो कम से कम आपको मोटिवेट करें वो, है ना, या आप उनसे मोटिवेट हो। नशेबाज ना हो वो, है ना, जो दारूबाज हो आपको और कहें भाई छोड़ो यार, और मौसम अच्छा है शराब पीते हैं, और मौसम अच्छा है घूमते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। सिर्फ 1 साल अपने आप को दो, आप देखेंगे आपके अंदर एक बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। और इनमें से जिस भी एग्ज़ाम को अगर आप सीरियसली ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आँख बंद करके आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करिए। उसमें जितना हम आपको टू द पॉइंट टारगेट वाइज पूरा पढ़ाएंगे उतना पढ़िए, लर्न करिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट और क्विज देंगे। हर एग्ज़ाम को आप, चाहे बीईओ का हो, मतलब जो आपका ड्रीम है उस एग्ज़ाम का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके हमसे इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, यानी जो ऑडियोमीटर है साउंड की इंटेंसिटी मेजर करता है। वेलोसिटी जो है ऑफ विंड वो मेजर करता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु का वेग का मापन करता है। और पायरिलियोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं। पायरिलियो हिलियोमीटर यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। और पायरोमीटर इज यूज टू मेजर सोलर रेडिएशन, यानी बहुत ज़्यादा जो है सूर्य से आने वाले और सूर्य विकिरण को मापने के लिए करता है पायरोमीटर। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ पहला और दूसरा सही है। पायरोमीटर का यूज़ हम लोग करते हैं हाई टेम्परेचर मेजर करने में, और पायरो हिलियोमीटर जो है ये सोलर रेडिएशन जो आ रहा होता है सन का उसको मेजर करते हैं। तो ये इंटरचेंज कर लो, बाकी पहला दूसरा सही है। गलत पूछ रहा था तो 3 और 4 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले नंबर पे देखते हैं, सही बताना है आपको कौन सा होगा यहाँ पे। ऑन्डोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो सारे टॉपिक टेस्ट में कवर होंगे, बस आप प्लीज़ सीरियस होकर 20-20 लगाओ, 50 लगाओ, टेस्ट को जरूर लगा लो, सब क्वेश्चन आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। ऑन्डोमीटर कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है। मैनोमीटर गैस का प्रेशर मापता है। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे चारों विकल्प एकदम सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, आपको गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत होगा? कह रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण पर काम करती है। और मोमेंटम मतलब रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, उसको मास बोलते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ का जो संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। और ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन, इसका मतलब है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? बहुत ही आसान है भाई, जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही होगा? कह रहा है हवाओं में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। विंड हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 1। और विंड मिल्स में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी जो विद्युत ऊर्जा है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और जब ट्रेन चलना प्रारंभ करती है तो जो यात्री उसमें बैठा होता है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण यानी स्थिरता के जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाता है। और सड़क की अपेक्षा आप देखते हैं बर्फ़ पर चलना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सड़क की अपेक्षा बर्फ़ में घर्षण कम होता है, बर्फ़ में फ्रिक्शन है नहीं, इसलिए नहीं चल पाते हो। तो ध्यान से सोचो थोड़ा सा कि क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान है ये। कौन सा सही होना चाहिए? तो देखो 2, 3, 4 यहाँ पे सही है, पहला गलत है, क्योंकि विंड्स में हवा में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, वेलोसिटी होती है, मास हो गया, है ना, याद रखिएगा। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पहचान करनी है, गलत कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया, यानी न्यूटन फॉर्मुलेटेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहाँ। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट स्टैंड अपराइट इन स्पेस बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी। और वेट ऑफ बॉडी इज मिनिमम एट द पोल, किसी पिंड का जो भार है ध्रुवों पर सबसे कम होता है। और जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है, उसका जो मास है वो अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन जो है आपका सी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है इंसान का वो मैक्सिमम होता है पोल्स पे, मिनिमम नहीं है ना। मैक्सिमम होता है कहाँ पे? ध्रुवों पर, पोल्स पे। तो इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड अगर सवाल आए तो भी आप कर ले जाएं, फैक्चुअल आए तो भी आप कर ले जाएं। इस तरह से आपको हम क्विज और टेस्ट में प्रैक्टिस इसीलिए कराते हैं। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं। इसमें आपको बताना होगा व्हेन अ बॉडी पासेस थ्रू इज मीन पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अकर, यानी जब कोई पिंड सरलावर्त गति में अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? कई बल इस प्रकार करते हैं, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, उसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है ना। कौन सा इसमें से सही हो जाना चाहिए? तो देखो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसमें 2, 3, 4 सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें फोर्स एक्ट ही नहीं करता है भाई, है ना। नो मतलब मैनी फोर्स एक्ट ऑन इट, ये गलत है, नो फोर्स एक्ट ऑन इट होना चाहिए, है ना। कोई भी बल उसमें कार्यरत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें इनकरेक्ट बताना है, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार तब अधिक महसूस होगा जब लिफ्ट तेज गति से ऊपर जा रही होगी। और लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है भाई, लोलक की कालावधि। गर्मियों में लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों की लंबाई घट जाती है। पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लगिश इन समर बिकॉज द लेंथ ऑफ पेंडुलम डिक्रीज इन सीजन। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में जो लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं, ये बात ठीक है भाई। कारण क्या है? क्योंकि गर्मियों में उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना, जो लेंथ है उसकी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाती है लेंथ। ठीक है, चलो अगले में भी गलत पहचान करनी, गलत कौन सा होगा आपका। कह रहा है पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंद गोल हो जाती है, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। और पृष्ठ तनाव के ही कारण पानी की बूंद की गोलाकृति होती है। घर्षण नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है भाई। फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल्स। और तेल जल की सतह पर फैल जाता है, तेल जो है जल की सतह पर फैल जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव जो है जल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, कह रहा है ना। सरफेस टेंशन जो ऑयल का है वो ज़्यादा होता है वाटर से। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत है? यहाँ पे आप देखेंगे यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, क्योंकि ऑयल स्प्रेड होता है, ठीक है, क्योंकि ऑयल का सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा नहीं, कम होता है ना। ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो लेस देन वाटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं भाई। इनमें से आपको गलत पहचानना है। केशिकात्व यानी कैपिलैरिटी से संबंधित, है ना, रिलेटेड टू एग्जाम्पल ऑफ कैपिलैरिटी। कौन इसमें से केशिकात्व का उदाहरण है? सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर की ओर चढ़ना,
सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैल जाना, या लालटेन और लैम्प की जो बत्ती है उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ जाना। तो कौन सा इसमें से गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है ना। आप देखेंगे नीचे से हर चीज़ ऊपर जो है चढ़ रही है ना। कैपिलैरिटी एक्शन के ये सारे एग्जाम्पल सही हैं। क्वेश्चन 20 में भी आपको इनकरेक्ट पहचानना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा जब किसी झील की तली से उठता हुआ वायु का बुलबुला ऊपर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है ना। व्हेन एन एयर बबल राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक टू द अपर सरफेस इट्स साइज इंक्रीज। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तरल की श्यानता कम होती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। और वायु दाब कम होने के कारण हवाई जहाज में यात्रा करते समय कलम से स्याही निकलने लगती है। यानी ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर इंक स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ पेन वाइल ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी होगा, या कोई गलत नहीं है ना। तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं आता था तो लर्न भी कर लेना। अगला देखते हैं, इसमें आपको सही पहचान करनी है। जब किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसका घनत्व परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है व्हेन द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डेंसिटी चेंज। जल का अपेक्षिक घनत्व जो है यानी रिलेटिव डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। और लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व कह रहा है आयरन की जो डेंसिटी है वो पानी से अधिक और पारे से कम होती है ना। जो आयरन की डेंसिटी है मोर देन वाटर एंड लेस देन मर्करी। तो ध्यान से थोड़ा सोचिए, कभी क्वेश्चन को थोड़ा सोचा करिए कि हाँ ये हो सकता है भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इवन द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड, है ना। क्वांटिटी की बात करें, जब किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। अब कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकती है ना, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू उन्होंने फार्मूला पढ़ा होगा मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो क्वांटिटी ही यहाँ पे बात कर रहा है सिर्फ। जब तक वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों में वॉल्यूम इन्वॉल्व होनी चाहिए तभी फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास बढ़ रहा है वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है ना। तो मास से भी मतलब है, इसलिए यहाँ ऐसे सिंपल है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक सामान्य मानव आँख जो है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य सीमा में विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। कह रहे जो ह्यूमन आई है वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ इससे बीच में है तो वो देख सकती है उसको। और पृथ्वी पर आने वाले जो सौर विकिरण है उसकी सीमा 100 नैनोमीटर से 106 नैनोमीटर है। जो सोलर रेडिएशन है अर्थ पे आता है 100 से 106 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा, यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 23, इसमें से सही बताना, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान है, यानी नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन इज सिमिलर टू बोथ वेव एंड पार्टिकल्स। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज वेरी शॉर्ट, यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलता वो प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होती है। और प्रकाश का वेग पराध्वनिक तरंगों की अपेक्षा अधिक तथा ब्रह्मांडी किरण है उनकी अपेक्षा कम है। यानी वेलोसिटी जो लाइट की है इज हायर देन दैट ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव एंड लेस देन दैट ऑफ कॉस्मिक रेज। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जो लाइट की है वो हायर होती है किससे? यूवी रेज से, मतलब अल्ट्रासोनिक से ज़्यादा होती है। और कॉस्मिक रेज जो है उससे भी ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। भाई प्रकाश का जो वेग है वो दोनों ही से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहे हैं इफ़ यू टॉक अबाउट 4 मीडियम, यानी हम 4 माध्यमों की बात करें, ग्लास, वैक्यूम, वाटर, एयर, देन द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू द ग्लास। यानी प्रकाश की जो गति है वो कह रहा कांच के बीच से जाते समय सबसे कम होगी। और प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो तरंग दैर्ध्य है यानी वेवलेंथ है और वेग में परिवर्तन होता है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यानी वेवलेंथ चेंज होगी एंड वेलोसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा सही हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जो प्रकाशी तंतु है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और जो एंडोस्कोप मरीज के पेट के अंदर की जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है। और मिराज यानी मृग तृष्णा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो कौन सा गलत है? भाई गलत तो कोई नहीं है, ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत होगा। कह रहा होलोग्राफी जो है ये एक टेक्निक है
यानी ये पता करती है कि त्रिआयामी प्रतिरूप जो है उसको रिकॉर्ड करती है और पुनः प्रस्तुत करती है, यानी रिकॉर्ड करती है रिप्रोड्यूसिंग अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और किसी वस्तु का दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है, यानी जो रेटिना पे इमेज बनती है कह रहा है वो स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल होती है। तो कौन सा गलत है, थोड़ा सा इसमें सोचिए, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। कोई गलत नहीं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन 27 में सही बताना है क्या होगा। जो आदमी का कान है, मनुष्यों का कान है, 2000 से 5000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आँख जो है पीले हरे रंग के लिए सुग्राही मानी गई है, सेंसिटिव मानी गई है। कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का जो प्रभाव है हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड में 10वें भाग तक रहता है ना। और जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो वह सेकंड के 1/16वें भाग तक मानव मस्तिष्क पर अंकित रहता है। यानी व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इट विल रिमेन इम्प्रिंटेड ऑन द ह्यूमन ब्रेन फॉर 1/16 सेकेंड। कौन सा सही होगा यहाँ? चारों स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी, बहुत फैक्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों सही भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन 28 में आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत है। कह रहा है किसी तारे का जो रंग है उसके तापमान को दर्शाता है कि टेम्परेचर क्या है उसका। वायुमंडल में प्रकाश का विचरण धूल के कणों के कारण ही संभव है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल। और प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्घ्य यानी जो वेवलेंथ है वो डिसाइड करता है, यानी कलर ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे भी कोई गलत आपका नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। भाई आप देखेंगे ना, लाल रंग जो होता है, रेड कलर, उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ, है ना। और जो बैंगनी होता है यानी वॉयलेट कलर, उसका सबसे कम होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा है स्कैटरिंग की वजह से यानी प्रकीर्णन के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य को देख पाते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी रेड कलर हम यूज़ करते हैं ना, आप देखते हो सिग्नल्स पे डेंजर के रूप में, क्योंकि ये कम स्कैटर होता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो बहुत ही आसान है, यहाँ सिर्फ तीसरा सही होगा। कारण है क्योंकि सूरज को आप पहले देख पाते हो उगने से भी, तो वो है रिफ्रैक्शन की वजह से। और तारे चमकते हैं, तारे जो ब्लू दिखते हैं वो है स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है। तो सिर्फ तीसरा सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 30 देखते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, सही बताना है कौन सा होगा। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन डॉपलर इफेक्ट। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल टू विजुअलाइज द ट्रैफिक बिहाइंड। और दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही होगा यहाँ पे। ठीक है। क्या कारण है भाई पहला सही होने का? क्योंकि हम लोग देखिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं ट्रैफिक पीछे देखने के लिए, किसका? उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण यानी कॉनकेव यूज़ करता है शेविंग पर्पस के लिए। याद रखना पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। नहीं, यहाँ पे भी सही बताना होगा आपको कौन सा सही होगा। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस। और किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 होनी चाहिए, है ना। यानी मिनिमम हाइट जो है, अगर आप प्लेन मिरर है उसमें अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हो तो हाइट जो है 1/4 होनी चाहिए। और कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हम लोग फार साइडनेस को करेक्ट करने के लिए, यानी दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, क्योंकि दूसरे में न्यूनतम जो दूरी है ना वो आधी होनी चाहिए ना, 1/4 नहीं, आधी दूरी होनी चाहिए। ठीक है। अगले में बताना है आपको गलत कौन सा है। संवहन द्वारा यानी कन्वेक्शन द्वारा कह रहा है उष्मा का जो स्थानांतरण है वो केवल ठोस और द्रव में ही होता है, सॉलिड और लिक्विड में। और कह रहा है उबलते हुए जल की तुलना में भाप से अधिक जलता है इंसान, है ना, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो गलत तो पहला हो जाएगा भाई, क्योंकि देखिए कन्वेक्शन द्वारा जो ऊष्मा है वो आपकी गैस और लिक्विड में ही से ट्रांसफ़र होती है, सॉलिड में नहीं, है ना, गैस और द्रव में ही। तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा ठीक हो जाएगा। और दोस्तों देखिए बीईओ का भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आ गई है। आप समझिए, आप इसी महीने नोटिफिकेशन आ गया है। आपको क्या करना है, बीईओ की वैकेंसी की भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो ऐसी शानदार टेस्ट सीरीज़ के साथ, पूरे स्टडी मटेरियल के साथ, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ, है ना। बीईओ है, यूपीपीएससी है, आरओ एआरओ है, हाईकोर्ट आरओ एआरओ है, बिहार पीसीएस है,
जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करो, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप कर सकते हो बहुत ही कम प्राइजेस में। इफेक्टिव तैयारी जितना कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है, मेरिट में आने के लिए जरूरी है, सब कुछ आपको टू द पॉइंट जीरो से सिखाया जाता है। आप उस एग्जाम के बारे में कुछ नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, A to Z आपको पूरा एकदम गाइड किया जाएगा शुरुआत से। तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 33 में आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेम होते हैं, और 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाता है। यानी 160 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डबल होगा सेंटीग्रेड के, और सेंटीग्रेड सेल्सियस एंड सेंटीग्रेड ये इक्वल होते हैं -40 पे। यानी सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समान होते हैं। तो यहाँ पे आपका गलत कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है ना। सेल्सियस फ़ारेनहाइट भी इक्वल होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे, और सेल्सियस और सेंटीग्रेड भी इक्वल होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे। और देखिए कि कन्फ्यूज़न मत रखिए, क्योंकि सेल्सियस और सेंटीग्रेड ये एक ही चीज़ है ना। सेल्सियस और सेंटीग्रेड का एक ही है, नाम अलग अलग है, ये सेम ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 34, जिसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल, इसका उपयोग स्वचालित इंजनों के लिए हिमरोधी के रूप में यानी यूज़ करते हैं एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमेटिक इंजन। ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज थियोरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, यानी जो परम शून्य तापमान है ये सबसे न्यूनतम संभव तापमान है। और किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन जो है बढ़ जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है ना। हीट करने पर किसी भी सब्सटेंस को वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन 35 में अब आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा सही है। कमरे में लगा एयर कंडीशनर केवल नमी और तापमान को नियंत्रित करता है। एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड इन द रूम कंट्रोल ओनली ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। डेजर्ट कूलर जो है पानी के वाष्पीकरण द्वारा हवा को ठंडा करता है। डेजर्ट कूलर कूल द एयर बाय इवोपरेशन ऑफ वाटर। कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, यानी वेट क्लॉथ ड्राई द फास्टेस्ट एट लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। ये सब स्टेटमेंट याद रखो, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, तीनों सही है, ठीक है। चलो अगले में भी आपको गलत बताना है। क्वेश्चन 36 में कौन सा गलत होगा आपका? कह रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक कहलाता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य अवयव हैं। फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर मेन कंपोनेंट ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा क्वेश्चन 36 में? तो यहाँ पे आप देखेंगे सी गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होना चाहिए, है ना, फोटॉन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 37 पे आ जाते हैं। 37 में सही बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन की खोज, इसमें से कौन सा सही साइंटिस्ट मैच कर रहे हैं? आसान है दोस्तों, एच से हाइड्रोजन, एच से हेनरी, ऐसे याद रखना है। हेनरी कैवेंडिश सही है। प्रोटॉन की खोज जो है ये रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी है। न्यूट्रॉन की किसने करी? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, याद रखना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। गलत पहचानो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। न्यूट्रिनो है जीरो चार्ज, यानी न्यूट्रिनो पे कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश। अल्फा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित किरण है। और आपबाउ के सिद्धांत द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम इज कंट्रोल बाय आपबाउ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा अगर देखें हम लोग? तो यहाँ पे दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल नहीं, जो बीटा पार्टिकल होते हैं उनमें नेगेटिव होता है आवेश, है ना, चार्ज। क्वेश्चन 39, इसमें आप सही बताइए कौन सा सही होगा। कह रहे हैं मास नंबर जो होता है एलिमेंट का वो इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी जो द्रव्यमान संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की योग के बराबर है। और दोज एटम विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड आइसोटोप, यानी जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और गाइगर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है, यानी रेडियो एक्टिविटी इज मेजर बाय गाइगर काउंटर। यहाँ पे देखिए फिर पहला ही तीसरा सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरे में क्या है गलत? आइसोटोप होता है जहाँ पे प्रोटॉन सेम हो, है ना, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है। उल्टा कर दो इसको, है ना, परमाणु जो होते हैं, है ना, उनकी संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, न्यूट्रॉनों की भिन्न हो, उसको बोलते हैं। 40 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, यानी कौन सा संचारण के उदाहरण है इनमें से, कोरिजन के उदाहरण है।
फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी लोहे पर भूरे रंग का बनना, भूरे रंग की परत, चांदी पर काले रंग की परत, तांबे पर हरे रंग की परत। तो तीनों ही ये सही है कोरिजन के एग्जाम्पल्स के तौर पे। अगला क्वेश्चन 41 देखते हैं। इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये बताना है आपको। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, लोहे में जंग लगना, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण। तो केमिकल चेंज बहुत ही आसान है, बता सकते हो आसानी से। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये केमिकल चेंज है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, दूध से दही बनाना, कागज़ जला देना, ये सब आपका केमिकल चेंज में ही आएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। गलत पहचानना, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में निर्गमित होती है। इन हाइड्रोलिसिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। पैस्चराइजेशन इज रिलेटेड टू फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, किण्वन से संबंधित है दूध के। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है अगर इम्प्योरिटीज़ है। और अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, इसलिए पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग वाटर कम हो जाता है। अगर हाइट पे जाओगे कह रहा है प्रेशर कम होता है इसलिए। तो गलत कौन सा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे गलत यहाँ पे दूसरा वाला है, क्योंकि पैस्चराइजेशन जो है ये फर्मेंटेशन नहीं, स्टेरलाइजेशन प्रक्रिया है। कैसी है, निर्जमीकरण बोल सकते हो या निर्जर्मीकरण, या स्टेरलाइजेशन ज़्यादा सही वर्ड है, स्टेरलाइजेशन। तो ये गलत है। बाकी तीनों बहुत अच्छे स्टेटमेंट और बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हो कितने प्यारे टेस्ट हैं ना, दूसरों को बहकावे मत हो, ये लेंदी है बंदी है, हर कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना, सबको चाहिए भैया हलवा मिले प्लेट में और वो खा ले। पढ़ना पड़ेगा तब पेपर निकलेगा। और साइंस का आप देखेंगे बहुत अच्छा रोल है, कोई भी पेपर आप उठा के देखो, प्रीवियस ईयर वेटेज यूपी पीसीएस का देख लो, आरओ का देख लो, चाहे हाईकोर्ट का हो चाहे ये वाला, बीईओ का देख लो, बीपीएससी का देख लो, है ना, सब में साइंस के आपको 18 से 20 सवाल मिलेंगे और यही जनरल साइंस के। तो अगर आप साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एससीएस के टेस्ट लगा लें और जो हम क्विज में प्रैक्टिस कराते हैं आप वो कर लें और पीवाईक्यूज को देख लें, साइंस की लिस्टिंग जो हम टू द पॉइंट देते हैं बस उसको पढ़ लें, साइंस के कभी सवाल गलत नहीं होंगे। अगर सिर्फ ये 3 चीज़ भी कर लेंगे तब भी साइंस आप मैक्सिमम 90% सवाल उड़ा के आएंगे ना। तो ले सकते हो टेस्ट और क्विज, हर एग्जाम का ज़रूर ज्वाइन करो प्रैक्टिस के लिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो इनमें से उनके क्विज और टेस्ट को ज़रूर प्रैक्टिस करिए आप एससीएस से। क्वेश्चन 43 देखते हैं। इसमें आपको कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना होगा। कह रहा है प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज ऑफन यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड इम्प्योरिटीज, यानी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो है इसका उपयोग तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने के लिए। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को आशवन द्वारा अलग किया जाता है, यानी डिस्टिलेशन द्वारा अलग करते हैं, है ना। तो इसमें से सही बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि डिस्टिलेशन यहाँ होना चाहिए था और सब्लिमेशन प्रोसेस जो है यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। इंटरचेंज कर लीजिए इसको, बस आसान था ये। चलो अगला देख लेते हैं। गलत की पहचान करो भाई, कौन सा इसमें से गलत होगा। कह रहे हैं भूपर्पटी यानी जो हमारा क्रस्ट है अर्थ का, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला हाइड्रोजन है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है यानी रिएक्टिव मेटल है। ऑस्मियम लाइटेस्ट मेटल है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत है डी, क्योंकि ऑस्मियम सबसे हैवीएस्ट मेटल है, सबसे भारी धातु है या हैवीएस्ट मेटल है, ठीक है। लिथियम सबसे हल्की है, अगर हल्की पूछता तो आप लिथियम बताते। क्वेश्चन 45 पे आ जाते हैं भैया। 45 में बताना है सही कौन सा है, ठीक है। कह रहे हैं थोरियम सबसे प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है थोरियम। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रूप में रखा जाता है। और सड़क के किनारों पर रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाली जो पीले लैंप है उसमें सोडियम धातु इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहला गलत है क्योंकि यूरेनियम हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट है। कौन सा, यूरेनियम, ठीक है। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट है यूरेनियम। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 46 में आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत है। प्रतिदीप्ति लैंप में सर्वाधिक सामान्यता निम्न दाब युक्त पारा वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है, यानी फ्लोरेसेंस लैंप आर मोस्ट कॉमनली फिल्ड with low pressure mercury vapor and argon gas. Limestone is chemically known as calcium carbonate. POP is chemically known as calcium sulfate hemihydrate. Mica is a bad conductor of heat and a conductor of electricity. तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई, तो यहाँ पे आपको गलत कौन सा मिलेगा, यहाँ पे आपको गलत मिलेगा डी वाला, क्योंकि माइका जो है एक जो है इज अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उल्टा कर दो, है ना, हीट का कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये गलत है। 47 पे आते हैं। 47 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सी गलत है।
तो अभ्रक का उपयोग कह रहा विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है अगले में, यानी माइका इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। मर्करी गुड कंडक्टर है, हीट का अच्छा जो है चालक है। और मर्करी मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। मर्करी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे सी बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो गलत है, क्योंकि लेड जो मेटल होता है वो रिएक्ट नहीं करता पानी से, है ना, मर्करी नहीं। लेड मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, यहाँ लेड होना चाहिए था। चलो अगले में आपको बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है, मेटल्स हैं और ये उसकी ओर है, एल्युमिनियम, कॉपर, मर्करी, जिंक। ठीक है, एल्युमिनियम की ओर कैलेमाइन, कॉपर की बॉक्साइड, मर्करी सीने बार, जिंक की क्यूपराइट। तो बहुत ही आसान है, मर्करी की सीने बार ये बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम की ओर बॉक्साइड होती है, कॉपर की क्यूपराइट होती है और जिंक की कैलेमाइन होती है। ठीक है, अब इसमें भी आपको सही बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा यहाँ पे। टांका तांबा तथा सीसे से बनी एक मिश्र धातु है। शोल्डर इज एन एलॉय मेड ऑफ कॉपर एंड लेड। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय मेड ऑफ कॉपर एंड टिन। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय मेड ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। ब्रास इज एन एलॉय मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चारों एलॉय देखिए आपके कवर भी हो जाएंगे इस सवाल से। तो यहाँ पे सही बता दो कौन है भाई। देखो 2, 3, 4 सही है, यानी ब्रॉन्ज कांसे की बात कर रहा, तांबे और टिन से बनता है। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता, निकल से बनता है। और पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। शोल्डर की अगर बात करें तो इसमें टिन और लेड का इस्तेमाल होता है, कॉपर नहीं, टिन और लेड। ठीक है, तो 2, 3, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। कह रहा है कार्बन के निम्नलिखित में से किस यौगिक का गलनांक सबसे अधिक है? विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल, मीथेन, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसमें से किसका है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है आपका एसिटिक एसिड का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। कार्बन सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। ग्राफीन नाइट्रोजन का समस्थानिक है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में करते हैं। तो आसान है, बता सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए जो दूसरा वो गलत हो जाएगा। ग्राफीन इज एन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ये नहीं। ग्राफीन आइसोटोप है कार्बन का, है ना। ग्राफीन किसका है? कार्बन का आइसोटोप है। अगले में आपको गलत पहचानना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोरिल, टेफ्लॉन और फ्लोरीन। इसमें आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत है। तो आसानी है ये भी। जो कार्बोरिल है आपका, ये यूज़ करते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड में। किस में यूज़ करते हैं? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशी के रूप में। चलो अगला देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत बताना है इसमें 53 में भी कौन सा गलत है। सिलिकॉन ऑयल का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में करते हैं। सिलिकॉन ऑयल पाउडर लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं हैवी मशीन में। और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है कह रहे हैं। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला और डीजल, इनमें से हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। तो इसको थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़िए अगर कन्फ्यूजन लग रही है आपको। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? देखिए मतलब गलत पहला है, क्योंकि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं ल्यूब्रिकेंट इन हैवी मशीन में, वो है आपका ग्रेफाइट पाउडर, है ना। ग्रेफाइट चूर्ण जो है ये भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट पाउडर। ठीक है, तो ये होना चाहिए था इसका आंसर। अब इसमें भी गलत पहचानना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत है। कह रहा है भारी जल परमाणु रिएक्टरों में मंदक और शीतलक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है हैवी वाटर। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक सम मोलर मिश्रण है, यानी वाटर गैस इज इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, याद रखो, कोई गलत नहीं है, दोनों फैक्ट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। गलत पहचानना है कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है परमानेंट जो हार्डनेस होती है, यानी जल की जो स्थायी कठोरता है, वो ड्यू टू क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीज, यानी कैल्शियम और मैग्नीज इनकी क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है कह रहे हैं। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। क्लोरीन गैस इज यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन यूज करते हैं। सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी उत्क्रम पराशरण की प्रक्रिया से आप समुद्र के पानी को जो है जल में, शुद्ध जल में बदल सकते हैं। बहुत ही आसान था। यहाँ पे देखिए मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम होना चाहिए बस। क्लोराइड और सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम की जगह परमानेंट हार्डनेस रहती है इनकी वजह से। चलो 56 में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है, यानी कोगुलेशन द्वारा साफ करती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। और निकेल का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में होता है। निकेल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे आपके।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको गलत पहचाना, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। कह रहा है गहरे समुद्रों में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। सरसों के उत्पादन तथा उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में गंधक बहुत उपयोगी है भाई। गंधक मतलब आपका किसकी बात कर रहा है, सल्फर इज़ वेरी यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड। और द लाफिंग गैस यूज बाय डॉक्टर एज एनेस्थीसिया इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई, पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि जो डाइवर होते हैं जो पानी में कूदते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन नहीं, लाइट गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें आपको सही बताना है 58 में कौन सा सही होगा। क्रिप्टन इनर्ट गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस इज यूज टू फिल द टायर्स ऑफ एरोप्लेन, मतलब हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन भरते हैं। और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़कर खा जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही की बात करें अगर तो सिर्फ दूसरा सही है, पहला इसलिए गलत है क्योंकि स्ट्रेंजर गैस की अगर बात करें तो जेनॉन को बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस, जेनॉन जो है इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। और नाइट्रोजन की कमी के कारण, फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है ये कीट बच्ची पौधे कीटों को पकड़ कर खाते हैं, ठीक। 59 में भी आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। कमरे के तापमान अर्थात सामान्य ताप पर ब्रोमीन और मरकरी द्रव के रूप में पाए जाते हैं, यानी ब्रोमीन एंड मरकरी फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। मरकरी के यौगिकों का उपयोग पीड़ा नाशक के रूप में होता है। हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव इन हैलोजन। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये सी वाला गलत हो जाएगा। कारण क्या है सी गलत होने का, क्योंकि ब्रोमीन यूज़ करते हैं हम लोग पीड़ानाशी के रूप में, है ना, ब्रोमीन, कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन। 60 में सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा भाई। क्लोरीन इज यूज्ड इन टीयर गैस, यानी अश्रु गैस में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। हीलियम गैस अक्रिय और ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग हवा से भरे गुब्बारों में किया जाता है। ड्यू टू हीलियम गैस बीइंग इनर्ट एंड नॉन फ्लेमेबल, इसलिए यूज़ करते हैं गुब्बारों में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत होगा। कह रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के संबंध में, यानी हरित शैवाल के संबंध में। इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। यह द्विकोशिकी यानी आपकी बाइसेल्युलर है, ठीक। इस जीवाणु का जो उपयोग है वो धान की फसल के लिए मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को संस्थापित करने के लिए करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो इसमें फिक्स हो जाए। और यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करती है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ दूसरा गलत है, क्योंकि बाई सेल्युलर नहीं, ये यूनिसेल्युलर है ना, यानी एक कोशिकीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से आपको सही बताना होगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके बनाया गया सोडा पानी अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर मेड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नीला तोता कॉपर एवं सल्फेट का यौगिक है। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक सल्फेट इज यूज टू किल फंगस इन वाटर टैंक। तो सही कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, क्योंकि जिंक सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट, फंगस को ख़त्म करने के लिए। अगले में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है। वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, गलत हो गई। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी है, इसमें गलत कौन सा होगा। सभी जैव यौगिकों में सबसे अधिक अनिवार्य मूलतः तो कार्बन है भाई, कार्बन ही सबसे मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल रासायनिक हथियार यानी केमिकल वेपन के रूप में हुआ था। और सिगरेट लाइटर जो होते हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। आप लोग कई लोग इसको यूज़ भी करते होंगे, है ना, सुट्टेबाज जो होंगे भैया चाय सुट्टा मारते होंगे। और दूसरा भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई। भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाय लीकेज ऑफ मेथिल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा अगर देखने को पूछा जाए आपसे, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्यूटेन का यूज़ करते हैं, प्रोपेन का नहीं, है ना, ब्यूटेन यूज़ होती है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 65 में आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मीथेन को जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जिसका उपयोग छपाई के काम में किया जाता है। और धान के खेत को मीथेन गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है।
हरे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करा जाता है और ये एथेफॉन उत्पादित करता है, एथेफॉन प्रोड्यूस करता है, इसलिए कैल्शियम कार्बाइड का कह रहे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन 2 हो जाना चाहिए। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड यूज़ तो करते हैं, ये एथेफॉन नहीं, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन प्रोड्यूस करता है। अब 66 में आपको गलत बताना, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत है। द गैस यूज्ड इन वेल्डिंग आर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, यानी वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन एसिटिलीन है। पायरीन का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। और फ्रियॉन का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है, यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो यहाँ तो गलत देखिए कोई नहीं है, चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट में आपको गलत बताना है 67 में, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। एथिल अल्कोहल इज नोन एज वुड स्प्रिट, यानी वुड स्प्रिट है, हिंदी में भी यही बोलेंगे, कह रहा एथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। और शक्कर के किण्वन से एथिल अल्कोहल बनता है, यानी शुगर का फर्मेंटेशन करने से। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। और जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को बियर कहता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत होगा? तो यहाँ देखिए पहला गलत हो जाएगा, एथिल नहीं मेथिल अल्कोहल जो होता है ना, मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहते हैं। 68 में इनकरेक्ट बताना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। सीरा अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। मोलासेस इज एन एक्सीलेंट रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। शराब के नशे में वाहन चलाने की जो सांस जांचने वाली ब्रीथ एनालाइजर नहीं है, जिसको चेक करते हैं आपने कितनी शराब पी, उसमें लगे फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या यूज़ करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द फिल्टर पेपर अटैच टू ब्रीथ एनालाइजर। कौन सा गलत होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर ये न्यूज़ में आप देखते बना रहता है, तो इस सब टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इस टाइप के देखिए जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, RO यारो की, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO यारो की, BEO के लिए, UB BCS के लिए, LT ग्रेड के लिए, है ना, इन सब के हमारे शानदार कोर्स चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कम प्राइजेज में। LT ग्रेड की भी आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, हिस्ट्री के पूरे 22 पॉइंट का सिलेबस, एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ पूरा स्टडी मटेरियल, पूरी तैयारी मात्र 699 में हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO यारो का भी बैच चल रहा है, BEO का बैच चल रहा है, UB BCS का बैच चल रहा है। एक बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप डाउनलोड कर लो उसमें, और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इसमें, है ना, 1 डे के कोर्सेज जो है वो इसमें भी आपको बहुत कम प्राइजेस में मिल जाएंगे। इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो आप अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई पेड ग्रुप से समस्या आ रही जोड़ने में, ठीक है। चलो अगला आप देखते हैं 69, इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। प्राकृतिक रबर एथिलीन का एक बहुलक है भाई। न्यूट्रल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन। और रेशम, ऊन और चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है। टेफ्लॉन, पॉलिस्ट्रीन तथा पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। और स्टार्च, कपास, प्रोटीन सभी बहुलक है, मतलब पॉलीमर्स हैं कह रहे हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन, ये गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नेचुरल रबर जो है पॉलीमर है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन है ना, आइसोप्रीन का बहुलक है। चलो 70 नंबर देखते हैं, इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक यूज होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड यूज करते हैं। और बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पायरेक्स कांच और क्राउन कांच का जो मिक्सचर है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, है ना, पायरेक्स ग्लास नहीं, लैमिनेटेड ग्लास यूज करते हैं अभी हम लोग। इसमें क्या यूज करते हैं? लैमिनेटेड ग्लास इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है, तो ये गलत है। अगला इसमें गलत पहचानना है 71 में, कौन सा गलत हो जाएगा? पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, मिर्मेकोलॉजी और पैलियोबॉटनी, इसके संदर्भ में कौन सा गलत है? मतलब जैसे कि फलों की कृषि है इसको पोमोलॉजी, और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सहतूत की खेती को मिर्मेकोलॉजी, और प्लांट फॉसिल्स की जो स्टडी है उसको पैलियोबॉटनी। तो यहाँ पे शहतूत की खेती जो है इसको क्या बोला जाता है, या कल्टीवेशन ऑफ मलबरी, इंग्लिश में बोले मोरी कल्चर, है ना, मोरी कल्चर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 72 में सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा यहाँ पे सही होगा। एंथोलॉजी, एपीकल्चर, ओलेरीकल्चर और विटीकल्चर के संदर्भ में। तो यहाँ पे सही कौन सा होना चाहिए? एपीकल्चर सही है। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। एंथोलॉजी तो होता है भाई जो फलों का अध्ययन करते हैं उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। और विटीकल्चर भैया अंगूरों वगैरह की खेती को बोला जाता है, पढ़ा होगा आपने। और ओलेरीकल्चर जो है वो सब्जी वगैरह की स्टडी करता है, ओलेरीकल्चर, ठीक है। 73 में सही बताना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी है।
चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले जैव विकास यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को समझाया है। लैमार्क ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूचुएशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी है। और ह्यूगो डी व्रीज ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूगो डी एवरेज। बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। आसान है, चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। और लैमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दिया था। लैमार्क ने, किसने दिया था? लैमार्क ने। और ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है आपका म्यूचुएशन थ्योरी, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये आपकी चार्ल्स डार्विन की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में भी लिंक करके आपसे ये पूछा जा सकता है। अगले में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। नील हरित शैवाल पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराना है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और प्राकृतिक वर्ण को विकास का मुख्य कारक माना जाता है। नेचुरल सिलेक्शन इज कंसिडर्ड मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन। और मैमथ हाथी का पूर्वज है। मैमथ वर द एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट्स। कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गलत पहचानना है 75 में कौन सा गलत होगा। वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान सदैव समान बनाए रखते हैं गर्म रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। यानी दोज एनिमल विच ऑलवेज मेंटेन द सेम टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी कॉल्ड वार्म ब्लड एनिमल। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन राउंड वॉर्म। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक हैं। ऑल द इकाइनोडर्म आर विविपेरस। व्हेल मछली को सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है। व्हेल इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट मैमल। तो भैया ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट कौन सा गलत है। तो यहाँ पे गलत तो आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होना चाहिए आपका नॉट ऑल इकाइनोडर्मन आर विविपेरस, है ना, क्योंकि सभी थोड़ी होते हैं ना, तो ये गलत हो जाना चाहिए आपका। बाकी तो ठीक ही है। गलत पहचानना है 76 में आपका कौन सा गलत होगा। डॉल्फिन आर क्लासिफाइड इन फिशेस। डॉल्फिन मछलियों के वर्ग में है। सील इज अ टाइप ऑफ मैमल, एक स्तनपायी जंतु है सील। उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। और नील गाय मृग प्रजाति के अंतर्गत आती है, यानी एंटीलोप के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला ही गलत है कि डॉल्फिन फिशेज में नहीं मैमल्स में आती है। बच्चे देती है ना मैमल्स, है ना, फिशेज में नहीं मैमल में आएगी डॉल्फिन। यानी कह सकते हो हिंदी में अगर बोलूँ मैं तो स्तनधारी कह सकते हो। गलत बताना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मॉर्फिन अफीम का मुख्य अवयव है भाई। मॉर्फिन इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ओपियम। अफीम पौधों के अपरिपक्व फल के लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन पौधों की पत्तियों से प्राप्त होती है। और हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मॉर्फिन है ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, फल से, है ना कि पत्तियों से। ये कहाँ से मिलती है, फल से या पत्तियों से कह सकते हो। गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत होगा यहाँ पे। कह रहा है नोस्कापीन पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। लाइकिन कवक एवं शैवाल से बने हैं। सेल्यूलोज कपास का प्रमुख घटक है। और मशरूम एक प्रकार का शैवाल है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा आपका। यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका 78 का डी वाला, क्योंकि एल्गी थोड़ी होती मशरूम। मशरूम क्या होता है, फंगस होता है एक तरह से ना, कवक कह सकते हो या फंगाई कह सकते हो, कवक कह सकते हो हिंदी में, कवक। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसमें आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कैरिकाजेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। और एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है भाई। तो तीनों सही हैं, है ना, और इम्पॉर्टेंट भी हैं, याद रखना। इसमें से सही बताना कौन सा होगा आपका। मछलियों में समानता श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। त्वचा की सहायता से अधिकांश कीट श्वसन लेते हैं। और अल्कोहल के उत्पादन के लिए आर्क बैक्टीरिया के एक समूह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो सिर्फ पहला सही होना चाहिए, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं रेस्पायर करते हैं आपके ट्रैकियल से, TRACHEL। ट्रैकियल मतलब वातक तंत्र, हिंदी में कहें अगर तो वातक तंत्र जो है उसकी सहायता से अधिकांश कीट सांस लेते हैं। और वहीं दूसरा जो है ग्रुप ऑफ आर्क बैक्टीरिया यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मेथेन जो है उसके उत्पादन के लिए इसका उपयोग करा जाता है ना, अल्कोहल के लिए नहीं, मेथेन के लिए आर्क बैक्टीरियल का। तो सिर्फ पहला सही होगा यहाँ। देखिए दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये आपके हर एग्जाम के लिए ही काम आ जाएगा। UPPSC के RO में भी ये आपके काम आएगा। ज़रूरी नहीं कि UPBCS के लिए ही है, RO में भी हेल्प कर सकता है आपकी, समझ रहे हैं, मतलब और भी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा ये। तो इसको आप लगाइए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सब में आपकी हेल्प करेगा। सही बताना है 81 में कौन सा सही होगा।
कह रहा पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। रेडिएंट एनर्जी टेकन बाय प्लांट रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को जलोधि कहते हैं, यानी हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। प्लांट फाउंड इन प्लेसेस विथ लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? बहुत ही आसान है, दूसरा सही हो जाए, हाइड्रोफाइट, जो पानी में पौधे उगते हैं। पहला क्यों गलत है? क्योंकि रेडिएंट एनर्जी जो है टेकन बाय ऑफ द प्लांट आर रिजल्ट ऑफ क्या? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होना चाहिए था यहाँ? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, यानी इस जल का प्रकाशीय अपघटन भी कह सकते हो। सही बताना है 82 में कौन सा सही होगा भाई? कह रहा है ट्रिटिकेल को गेहूं और राई के परस्पर संस्करण से तैयार किया जाता है, मतलब म्यूचुअल हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं वीट और राई। ट्रिटिकेल वीट और राई के हाइब्रिडाइजेशन से। और लेग हीमोग्लोबिन जो है लेग्यूमिनस कुल के पौधे जैसे अल्फाफा, सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथि में पाए जाते हैं। सहतूत, अनानास तथा कटहल सोरिसिस कुल से संबंधित हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका? तो तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 83 में गलत पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत होगा? डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए एक कोशिकीय डायटम के समूह का उपयोग होता है। कुनैन मलेरिया के इलाज की प्रमुख दवा जो है सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। रेशम का कीड़ा सहतूत की पत्तियों पर पलता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। 87 में सही 84 में बताना सही कौन सा है। कह रहा है सल्फेनिक अम्ल के कारण ही प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, है ना, सल्फेनिक एसिड के कारण। कैप्साइसिन के कारण ही मिर्च या काली मिर्च में तीखापन होता है। और लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण फ्लोरीन यौगिक है, जो कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑडियर ऑफ गार्लिक। कौन सा सही है? पहला, दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि जो गंध होती है लहसुन में वो फ्लोरीन नहीं सल्फर के कारण ही होती है, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा विकल्प सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये बताना है। कॉर्क ओक नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। और आलू का तना खाने योग्य, स्टेम खाते हैं हम लोग। लौंग एक प्रकार का मसाला है जो पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है। हल्दी पौधों के तनों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? सी गलत हो जाएगा, क्योंकि लौंग एक मसाला है, ठीक है भाई, पर यह पौधे की कली से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है भाई? फ्लावर बड जो होता है ना, यह पौधे की कली, उससे, ना कि जड़ों से। चलो 86 में आपको गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। सौर ऊर्जा को क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में परिवर्तित किया जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी होती है ना। ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं क्रोमोसोम्स के, वो 23 पेयर होते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं हो जाएगा, यहाँ तीनों सही हैं। 87 में आपको बताना है लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो निम्नलिखित में से किनके द्वारा निर्मित होती हैं? लिम्फ सेल्स आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, बोन मैरो। तो इनमें से आपका स्प्लीन हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड हो जाएगा और बोन मैरो हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 to 4 सही हो जाएगा। चलिए 88 में इनकरेक्ट बताना है, गलत कौन सा होगा यहाँ पे? कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें लिपिड द्वारा बनी होती हैं। द आउटर एंड इनर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। जीवों में आनुवंशिक लक्षण गुणसूत्रों द्वारा संतानों तक पहुंचाए जाते हैं। डीएनए जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। और जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन है, यानी जीन जो है बेसिक हेरिडिटरी इन द बॉडी ऑर्गेनिज्म। पहचानो भाई कौन सा गलत है 88 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली की जो बाहरी और भीतरी परतें हैं वो प्रोटीन से बनती है, ना कि लिपिड से, है ना। किससे बनती है? प्रोटीन से, नॉट फ्रॉम लिपिड्स। 89 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक कौन से होंगे यहाँ पे? एक तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एजोसीपिरलिम और एसीटोबैक्टर। कौन सा इनमें से सही है? चारों सही हो जाएंगे, ठीक है, चारों सही हैं, चारों ही जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। अगले में आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग बोन इज नोन एज कैल्विसल, है ना। कैल्विकल किस नाम से जानी जाती है, मतलब किस हड्डी को बोलते हैं ये? तो इनमें से कौन सा सही होगा आपको? कॉलर बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विसल बोलते हैं, कॉलर बोन को, ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉल्विसल। और वहीं ब्रेस्ट बोन की बात करें अगर, उसको क्या बोल देते हैं? ब्रेस्ट बोन। तो ये भी पूछ लिया कर, तो स्टेरनम, STERNUM, हिंदी में भी यही नाम है, स्टेरनम, ठीक है। और कौन सा है? नी कैप की बात करें
तो इसको पटेला बोलते हैं, पटेला, पटेला, PETELA ऐसे ही कुछ है। शोल्डर ब्लेड की बात करें, स्कैप्यूला होता है, स्कैप्यूला, ठीक है। चलो 91 में पहचान लो गलत कौन सा है आपका इनमें से। कह रहा है शल्य क्रिया में गुर्दा प्रत्यारोपण को ऑर्थोप्लास्टी के नाम से जाते हैं ना, जो सर्जरी होती है किडनी ट्रांसप्लांट इज नोन एज आर्थ्रोप्लास्टी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 है ना, ह्यूमन स्कल में। तो कौन सा गलत है? बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। कौन सा सही होगा, मतलब गलत होगा? तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहला जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है जो हम लोग हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं ना, द रिप्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट, उसको बोलते हैं। ये गलत हो जाएगा। चलो अगला है 92 में गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मानव शरीर में अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य की मुख गुहा में वसा का पाचन प्रारंभ होता है। लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की जो मुख गुहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना, फैट का नहीं है ना। मनुष्य की मुख गुहा में किसका होता है? कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का। कौन सा गलत होगा? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा गलत है आपका? एंजाइम आमतौर पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण से बनते हैं। जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने या उनकी गति को बढ़ाने के लिए एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ना। एंजाइम एक्ट एज बायो कैटलिस्ट टू कैटलाइज और एक्सलरेट द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा आपका। 94 में सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही होगा? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट इन स्टमक। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। 95 में भी आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही है? रेटिनॉल किलियोसिस, थायमीन नाइट ब्लाइंडनेस, राइबोफ्लेविन बेरीबेरी और निकोटिनिक एसिड पेलेग्रा। तो कौन सा सही हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? विटामिन ए की कमी से होता है, आपको सभी को पता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो ये तो गलत है रेटिनॉल। थायमीन जो कि विटामिन B1 है, विटामिन बी याद रखो, इसकी वजह से बेरी हो जाता है। राइबोफ्लेविन से चिलियोसिस होता है, राइबोफ्लेविन से, और राइबोफ्लेविन है विटामिन B2, ये सही है। निकोटिन एसिड या निकोटिन एसिड, नियासिन भी इसको बोलते हैं, विटामिन B3 है। विटामिन से एक सवाल निश्चित ही है, हर एक एग्जाम में आता ही आता है, तो ये तो करना ही करना है, 100% निश्चित है। कौन सा गलत है? 96 में पहचानना है आपको, B7 C D E, ठीक है। कौन सा गलत है? विटामिन B7 जो है इसको बायोटिन बोलते हैं, ना कि पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन तो विटामिन B6 होता है। बाकी ये तीनों नाम बिल्कुल सही है। थायराइड ग्रंथि निम्नलिखित में से किस रोग से प्रभावित होती है? थायराइड ग्लैंड गेट अफेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? तो थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है गोइटर से, है ना, गोइटर से। 98 में गलत पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरिया से होने वाला रोग गोनोरिया, वायरस से होने वाला रोग प्लेग, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, कवक से होने वाला रोग एथलीट फुट। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो देखिए आसान है, क्योंकि प्लेग की अगर बात करें ये बैक्टीरिया से होता है, ना कि वायरस से, है ना। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया। तो ये गलत हो जाएगा, 2 वाला। फिर कह रहा है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है भाई? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी इज टेस्ट रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ये किससे संबंधित है? ब्रेन से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क या ब्रेन से। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से सही बताओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा यहाँ पे सही होगा? जस्ता हार्मोन एवं प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देता है। जिंक कंट्रीब्यूट टू हार्मोन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बोरॉन पौधों में क्लोरीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। लोहा कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के लिए आवश्यक है। एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा कि हार्मोन और प्रोटीन के लिए योगदान देता है जस्ता, ये ठीक है। और आयरन इसेंशियल होता है फॉर क्लोरोफिल इन प्लांट्स। और बोरॉन जो है ये ज़रूरी होता है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के लिए, यानी पहला सही है। तो आपके 100 में से कितने नंबर बने? और ये शानदार 100 टेस्ट जरूर याद करिएगा इसके सवाल। और अगर और भी एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो सभी UPPCS, BEO, RO, LT ग्रेड, सारे आपको वैकेंसीज के पेड ग्रुप में आपको एडमिशन चाहिए। किस भी एग्जाम की आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं उन सब के पेड ग्रुप आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।